औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम में आज हमारा छठा लेक्चर है और आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई किया गया हो। अगर किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। डाइवर्स जंप लगाते हुए इनिशियली अपनी बॉडी को लार्ज रेडियस के साथ घुमाते हैं, उसके बाद वो अपनी बॉडी को स्क्वीज़ कर देते हैं जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है ताकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह सके। इस तरह वो कई समरसॉट्स लगा देते हैं। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, इसको प्रूव करें, हम पहले रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क देख लेते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन होती है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि m v अपॉन t, velocity, rate of change of velocity is acceleration। तो या फिर हम इस तरह से लिख लेते हैं F इज इक्वल टू एम वी अपॉन डी टी। F इज इक्वल टू, इनको आपस में अलग कर दें, एम वी अपॉन डी टी। तो ये बनता है F इज इक्वल टू, ये ऊपर जो डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी, यहाँ से भी इसको सेट कर लेते हैं। तो ये बनता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यूं भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है, और ये न्यूटन सेकंड लॉ की ही एक फॉर्म है जो मोमेंटम की टर्म में आ गई है। तो ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, तो उसके मोमेंटम के अंदर, लीनियर मोमेंटम के अंदर तब्दीली आएगी, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। और किस डायरेक्शन में चेंज होगा? वो उसी डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये बेसिक चीज़ थी, इसको देखना ज़रूरी था। आगे इसकी डेफिनीशन, इसकी एंगुलर मोमेंटम की डेफिनीशन है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। L इज इक्वल टू R क्रॉस P। इसको हम ड्राइव कर रहे हैं, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम एक रिलेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं बिटवीन टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम। हमने फोर्स को मोमेंटम की टर्म में लिखना सीख लिया, वो है डी पी अपॉन
डी टी। तो इस तरह से हम टार्क को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे जिस तरह टार्क होता है आर क्रॉस एफ, तो हम टार्क को यूं भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई डी पी पान डी टी। ठीक है, तो इसको हम दोनों तरफ से इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। दो वेक्टर्स हैं, दो फंक्शंस हैं, दोनों का डेरिवेटिव अगर निकालना है तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी एक का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, तो हम p को छोड़ देते हैं, d पॉइंट डी टी, r को का डेरिवेटिव ले लेते हैं, प्लस r को छोड़ देते हैं और p का डेरिवेटिव ले लेते हैं। d पॉइंट डी टी एल, यहाँ पे होगा p मल्टीप्लाइड बाई डी आर अपॉन डी टी और r मल्टीप्लाइड बाई डी पी अपॉन डी टी। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बराबर होता है। तो d अपॉन डी टी एल इज इक्वल टू p क्रॉस v। अब क्रॉस इसलिए कि दोनों वेक्टर्स हैं और इनका प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास r क्रॉस डी पी पॉइंट डी टी, दोनों का प्रोडक्ट जो है इसका डी पी पॉइंट डी टी फोर्स बनता है, इन दोनों का प्रोडक्ट हम सॉल्व करेंगे। तो P क्रॉस V को हम थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेते हैं, देखते हैं P किसके बराबर होता है? M P क्रॉस V, ये हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो P मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो, लेकिन हम इसको मज़ीद लिख लेते हैं, P M भी होता है और क्रॉस V। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम V क्रॉस V। तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा? V स्क्वायर साइन 0 होगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 आ जाएगा। P क्रॉस V का प्रोडक्ट 0 हो जाता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0। डी टी एल इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और बाकी बच गया क्या? R क्रॉस F। तो ये हमारे पास बनता है डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू R क्रॉस F क्या है? टार्क, तो हम पुट करेंगे टार्क। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह का एक रिलेशन हमारे पास निकल आया जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स किसके बराबर होती है? डी पी अपॉन डी
टी। अब एंगुलर मोशन में हमारे पास होगा डी एल अपॉन डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो ये भी न्यूटन्स सेकंड लॉ है लीनियर मोशन के लिए, और ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है एंगुलर मोशन के लिए। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ से ये ड्राइव किया था, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ही है, और ये उसका एनालॉगी है एंगुलर मोशन में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वेरिएबल्स हम पिछले लेक्चर्स में कंपेयर करते आए हैं, लेकिन अभी दोबारा से भी कर लेते हैं। एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन के कुछ वेरिएबल्स हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ये है लीनियर मोशन वर्सेस एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट एस होता है, एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। वेलोसिटी v, वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी होती है डी एस अपॉन डी टी, और यहाँ पे होती है डी थीटा अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है ए, और यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है अल्फा। यहाँ पे लीनियर मोशन में जो रोल फोर्स प्ले कर रही होती है, वही रोल यहाँ पे टॉर्क प्ले कर रहा होता है, टा। यानी टॉर्क किसी भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अप्लाई होती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आता है, जो इसको हम ए कहते हैं। इसी तरह एंगुलर मोशन में अगर टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, और वो सॉरी एंगुलर वेलोसिटी उसकी चेंज होती है, जिसको हम कहते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो फोर्स लीनियर मोशन में फोर्स क्या होती है, डी पी अपॉन डी टी के बराबर, और एंगुलर मोशन में ये डी एल अपॉन डी टी के बराबर होता है। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, एफ, ये भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम यूं जो बेसिक है इस तरह से भी लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो टा किसके बराबर होगा, आई एल्फा के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो रोल एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन प्ले कर रहा है, वही रोल यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, और जो रोल यहाँ पे मास प्ले कर रहा है वो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे मास का एनालॉगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, यानी m का एनालॉगी है I। तो ये कंपैरिजन था वेरिएबल्स का, एंगुलर और लीनियर मोशन। अब आगे चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। से पहले लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। कब कंजर्व होता है लीनियर मोमेंटम, अगर आइसोलेटेड कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीनियर मोमेंटम में क्या होता है कि ये एक सिस्टम है, इसमें दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं, एक इधर आ रही है एक इधर आ रही है, आपस में टकरा रही हैं, कोलिजन के बाद एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। तो ये इसमें मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, तब कंजर्व होता है कि अगर इसके ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो। इंटरनली इसके अंदर फोर्सेस हो सकती हैं, दो फोर्सेस हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को फोर्सेस कैंसिल कर रही होंगी, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड है। तो डेविएशन फ्रॉम आइसोलेशन कब होती है, जब
एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो तो वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहता। ये है लीनियर मोमेंटम, और ये कंजर्व तब होता है कि जब सिस्टम आइसोलेटेड हो। कोलिजन इस सूरत में हो कि आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। तो एंगुलर मोशन में फोर्स का एनालॉगी टॉर्क है, और एंगुलर, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं कि ये रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे अगर कोई चीज़ घूम रही है, फॉर एग्जांपल एक बंदा ही है, बंदा बना लेते हैं इधर, एक बंदा है जो यहाँ पे खड़ा है इस तरह से, और ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है जो घूम रहा है प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब इसके ऊपर, इसके हाथ में दो वेट पकड़े हुए हैं और ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका मोमेंटम कंजर्व होगा एंगुलर। ये अब इसका जो चूंकि घूम रहा है तो इसका ये पोजेस करता है एंगुलर मोमेंटम। तो ये मोमेंटम कंजर्व कब होगा कि जब इसके ऊपर एक्सटर्नली कोई टार्क अप्लाई ना हो। अब इसके ऊपर एक फोर्स देखते हैं, फोर्स कौन सी, फोर्स, टार्क कैसे प्रोड्यूस होता है, फोर्स लगती है तो टार्क प्रोड्यूस होता है। तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है जिसके इर्द गिर्द ये ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे इसकी फोर्स जो है लग रही है वो mg है, वेट W इज इक्वल टू एम जी। वो डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। तो कोई भी फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हो और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो वो टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो लिहाजा इसका, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो तो वेट ही है, तो वो वेट इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। कैसे कंजर्व होगा? अगर ये जो बंदा है इसने अपने हाथों में अगर दो वेट पकड़े हुए हैं और ये इस तरह बाजू को फैलाकर अगर घूम रहा है, तो ये किसी सर्टन एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा होगा। लेकिन अगर फौरन अपने हाथों को स्क्वीज कर दे और सेंटर में ले आए यहाँ पे, तो ये इसका मोमेंट ऑफ आर्म रिड्यूस हो जाएगा, और इसके रिड्यूस होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। यानी अगर ये हाथ फैला दे तो इसकी इसकी रोटेशन कम हो जाएगी, और अगर ये दोनों हाथों को वेट जिसमें पकड़ा हुआ है सेंटर में ले आए तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी रोटेशन उसकी सेंटर में लाने से कम हो जाएगी, बाहर लेके जाने से उसकी, सेंटर में लाने से इसकी एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशन बढ़ जाएगी और बाहर ले जाने से कम हो जाएगी। इसको हम डिटेल से देखते हैं। पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। स्टेटमेंट, total angular momentum of a system is conserved if no resultant torque is acting upon it। इसको हम प्रूव करने लगे हैं। टोटल मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 Ln, जितने भी उसके उसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम अप्लाई हो रहे हैं सबका सम जो होगा वो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो टोटल मोमेंटम की बात करें कि टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, तो यहाँ से आगे चलते हैं हम, डेफिनेशन को लेकर आगे चलते हैं इसकी। डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन L1 किसके बराबर होगा? क्रॉस R1 क्रॉस P1।
R1 क्रॉस P1 प्लस L2 क्या होगा, R2 क्रॉस P2 प्लस L3 किसके बराबर होगा, R3 क्रॉस P3 सोन Ln किसके बराबर होगा, Rn क्रॉस Pn। जितने भी होंगे उसके एंगुलर मोमेंटम सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर दो, सबका सम 0। दोनों तरफ हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव लेंगे जी, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी R1 क्रॉस P1 क्रॉस के बजाय प्लस हो गया, प्लस डी अपॉन डी टी R2 क्रॉस P2 प्लस डी अपॉन डी टी R3 क्रॉस P3 डी अपॉन डी टी Rn क्रॉस Pn। तो ये कहानी है जी। अब इसका डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, दो वेक्टर्स हैं तो हमें पता है R क्रॉस P भी एक वेक्टर है, दोनों भी वेक्टर हैं। तो यहाँ पे एक तो ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा। उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम R1 को छोड़ देते हैं, R1 डी अपॉन डी टी P1 प्लस P1 डी अपॉन डी टी R1। ये एक डेरिवेटिव हो गया। दूसरा R2 को इसी तरह छोड़ देते हैं, डी अपॉन डी टी, ये उसी तरह ही हो रहा है जिस तरह हमने पहले कर के आ चुके हैं। P2 प्लस P2 को छोड़ देते हैं, डी अपॉन डी टी R2। दूसरा डेरिवेटिव हो गया। तीसरा R3 डी अपॉन डी टी P3 प्लस P3 डी अपॉन डी टी R3। इसी तरह डी अपॉन डी टी सेम n वाली टर्म के साथ भी करना है। इसमें जो ये वाली टर्म है ना, ये ज़ीरो हो जाएगी। उसकी वजह यहाँ पे देख लेते हैं, P1 मल्टीप्लाइड क्रॉस है तो डी R1 अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, V1। तो इसमें इन दोनों के दरम्यान मोमेंटम और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल ज़ीरो है। तो P1 V1 साइन ज़ीरो, ठीक है ना। P1 V1 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएंगे सारे। तो बचेगा क्या, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू R1 डी P1 अपॉन डी टी प्लस ज़ीरो प्लस R2 डी P2
अपॉन डी टी प्लस 0 प्लस R3 dp3 dt प्लस 0 और सेम कहानी n वाली टर्म के साथ। dl अपॉन dt इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, R1 क्रॉस dp अपॉन dt क्या था, हमने पहले ड्राइव किया था, तो ये बनता है F1। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, R2 क्रॉस F2, और इससे नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, R3 क्रॉस F3 अप टू सो ऑन Rn क्रॉस Fn। तो ये बनता है जी डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये बनता है टा वन, ये टार्क की डेफिनेशन है, तो टा वन प्लस टा टू प्लस टा थ्री अप टू टा एन। क्या मतलब है इस इक्वेशन का, ये बड़ी ज़बरदस्त इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज होगा, जितनी उसके ऊपर टार्क अप्लाई होगा, एक्सटर्नल टार्क अप्लाई होगा, तो इतना ही एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। इसको इन्वर्सली देख रहे हैं, अगर एंगुलर मोमेंटम अप्लाई ना हो, सॉरी टार्क अप्लाई ना हो एक्सटर्नल टार्क, तो फिर क्या होगा, तो फिर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। यानी हम ये एक्सटर्नल टार्क हम सपोज करते हैं कि ये है ही नहीं, जीरो है। लेट टा वन प्लस टा टू प्लस टा थ्री टा एन इक्वल टू जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम कब होगा, घूमने वाला सिस्टम, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़ अगर घूम रही है सर्कुलर पाथ के ऊपर, वो आइसोलेटेड कब होगी, अगर एक्सटर्नल टार्क उसके ऊपर अप्लाई ना हो। ठीक है, तो लीनियर मोशन आइसोलेटेड कब होगा, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना हो। तो डी एल अपॉन डी टी जीरो, यानी साफ बात है चेंज जीरो हो गई। टार्क एक्सटर्नल जीरो है तो चेंज भी जीरो हो गई, तो मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ इसको इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, तो डी डी एल इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लें तो क्या होगा, L इज इक्वल टू जीरो प्लस C, और C क्या है, कांस्टेंट, L इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल टार्क अप्लाई ना हो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, हमने एंगुलर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था, तो हम वो भी पुट कर लेते हैं। आई ओमेगा
इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब वही पहले वाली जो डायग्राम हमने बनाई उसी डायग्राम के ऊपर वापस आते हैं। कहाँ बनाई थी, कहाँ बनाई थी, यस ये रही। इसको हम कॉपी करते हैं। अगर ये एक प्लेटफॉर्म घूमने वाला प्लेटफॉर्म है, ये रिवॉल्विंग चेयर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो वेट अपने हाथ में लें और अपने हाथों को फैला लें और उसके बाद उसको घुमाना शुरू कर दें प्लेटफॉर्म को, तो वो सर्टन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूमेगा। ठीक है, एक्सटर्नल और कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी, इनिशियली एक दफ़ा आपने घुमा दिया तो वो घूमेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्क्वीज कर देना है, बाजुओं को सेंटर में ले आना है इस तरह से, ऐसे वेट इसके यूं सेंटर में आ जाएंगे। अब आपने एक्सटर्नल टार्क अप्लाई नहीं किया, बल्कि आपने इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर दिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। तो आपने ये आर बेसिकली चेंज कर दिया, ये जो था ये टोटल, ये आपने इसकी लेंथ कम कर दी, रेडियस आपने ये आर ये चेंज कर दिया। अगर ये कम कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आई आपका कम हो गया। जब आई कम हो गया तो फिर चूंकि ये प्रोडक्ट तो बराबर रहेगा, तो इसको प्रोडक्ट को बराबर रखने के लिए क्या होगा, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी और मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, जबकि एंगुलर वेलोसिटी उसकी रोटेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह की हमें ऑब्जर्वेशन का, ये तो एक्सपेरिमेंट है जो घर में किया जा सकता है, व्हील चेयर के ऊपर बैठ कर सकते हैं कि अपने हाथों को फैलाकर अब घुमाएं और फिर सेंटर में ले आएं तो रोटेशन बढ़ जाएगी, फिर बाहर ले जाएं तो रोटेशन कम हो जाएगी। तो ये तो इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके अलावा इसको हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, इसके अलावा इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हम जो डाइवर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डाइवर है जो पूल पे खड़ा है ऐसे, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से डाइवर जंप करता है स्विमिंग पूल के अंदर। तो इनिशियली उसका जो जो जंप लेता है तो वो अपने बॉडी को थोड़ा सा कर्व करता है, ऐसे ऐसे कर्व करता है कि बड़ा रेडियस उसका, ये आर उसका बड़ा हो। लेकिन जब एक इस तरह जंप लेने के बाद वो फौरन अपने बॉडी को स्क्वीज कर लेता है ऐसे, यानी आर को रिड्यूस कर देता है। उसके बाद क्या होता है, इनिशियली यहाँ से उसको रोटेशन मिलती है, रोटेशन कम होती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। बाद में वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरह से कम कर देता है तो उसकी रोटेशन बढ़ जाती है, तो वो यूं 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 घूमता हुआ नीचे की तरफ आता है और फिर पानी के करीब पहुंचने से पहले फिर वो अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर देता है और फिर उसकी रोटेशन कम हो जाती है और पानी के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से हम इसको आम लाइफ में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ऑब्जर्व करते हैं। ये तो फिर भी मुश्किल है, लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। आखिर में एक चीज़ हम रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को सॉल्व करने के लिए वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व करना है, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है,
नीचे वाले पेज पे कर लेते हैं। ये उसका ये उसके मोमेंटम की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और ये वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द हम जिसके अराउंड हम एंगुलर मोमेंटम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये आर हो गया। अब वेक्टर्स को रिजॉल्व किस तरह से करेंगे कि हम यहाँ से, अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं, यानी आर पोजीशन वेक्टर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे या इसका वर्टिकल कंपोनेंट यूज करेंगे, दोनों में से एक का वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरी की मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। उसको रिजॉल्व करने का प्रोसीजर ये होगा, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, आगे की तरफ एक्सटेंड करके हम इसको इसके ऊपर इसकी तरफ से परपेंडिकुलर गिराएंगे। यहाँ इसको आगे कर देते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर गिराएंगे। पी परपेंडिकुलर है। अगर हम इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हैं कंपोनेंट, और पी को हम एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर हम इसको इसकी तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ, और यहाँ से हम फिर परपेंडिकुलर इसकी तरफ गिराएंगे। ये जो 90 का एंगल यहाँ से बनाएगा, तो ये वाला जो होगा ये होगा आर परपेंडिकुलर। तो हम सॉल्व करने के लिए, एंगुलर मोमेंटम सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे पी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई आर परपेंडिकुलर, या इसकी तरतीब भी सीधी कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड इसका तो मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आर परपेंडिकुलर पी मैग्नीट्यूड, या आर की मैग्नीट्यूड पी परपेंडिकुलर। तो ये इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो बाज़ का हमारे पास आर का परपेंडिकुलर अवेलेबल होता है, तो हम वो कर लेते हैं, जो हमें इजी लगता है हम उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान एंगल गिवन हो, चूंकि ये वाला एंगल होता है छोटा एंगल, ये वाला एंगल बनता है, आर और पी के दरमियान अगर एंगल पता हो, तो फिर इन दोनों की मैग्नीट्यूड यूज करते हैं और उस एंगल का साइन यूज करते हैं। तो उस सूरत में हम कैसे लिखते हैं, आर मैग्नीट्यूड पी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ये तीन मेथड्स हैं एंगुलर मोमेंटम को सॉल्व करने के लिए। आगे न्यूमेरिकल्स का हम पार्ट करेंगे, तो उसमें हमें ये तीनों फार्मूलाज काम आएंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए इनको रिवाइज कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।